हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू पीआईबी इनसाइट्स। आज के सेशन में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स थे जिस पे डिटेल्ड डिस्कशन हो सकती थी, बट रिसेंटली हमने वो सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जैसे आपने इसमें देखा होगा जल जीवन मिशन, पीएम विश्वकर्मा, उसके बाद श्रेयस स्कीम, ठीक है, और फिर आता है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स। इसको ज़रूर हमने कवर नहीं किया है, बट ये पहला एडवांस एस्टिमेट है। जो सेकेंड एस्टिमेट है वो आने वाली है फेब में, 29 फेब को आएगी, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो 29 फेब को सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स इशू होंगे। सो उसके बाद हम डिटेल में बात कर सकते हैं, क्योंकि तब तक नेशनल इनकम का लेवल क्या है, वो फिगर्स क्या क्या रहने वाले हैं, तो ये सब में थोड़ी और रिफाइंड फैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अभी इसके बारे में बात करना सही नहीं होगा, इसको हम फरवरी में कवर करेंगे। नाउ इसमें एक टॉपिक है जो बहुत ही फ्रेश है, क्योंकि ये तुरंत कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था, तो ये पहले न्यूज़ में नहीं था। इसलिए आज हम कवर करेंगे पृथ्वी विज्ञान, या फिर शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं पृथ्वी। अब इससे रिलेटेड अगर आप आर्टिकल्स देखो नेट पे, तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स उसमें मिलेंगे। इनफैक्ट जो इसके 5 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं, तो उनकी भी अगर डिटेल स्टडी करो, तो उसमें आपको जानने को मिलेगा कि वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंडर भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्कीम्स मिलते हैं। लेकिन उतने डिटेल में हमें ये कवर नहीं करना, क्योंकि ये आपके ईएसआई का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें जीए के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना होगा। जीए में फिर भी एक लिमिट है कि आप उससे डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो उसी रिफाइंड अप्रोच के साथ हम इसको कवर करेंगे आज। एंड जो बाकी के टॉपिक्स हैं, जल जीवन मिशन, विश्वकर्मा, श्रेयस, ये सब ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। और पीआईबी सूत्रा की जब फाइल आएगी तो उसमें भी आपको इसके ऊपर डिटेल्ड कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वी विज्ञान के बारे में, और इस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको इसमें क्या कवर नहीं करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, सो दैट आप बहुत ज़्यादा टाइम इस स्कीम को ना दो, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा आज क्या है? पृथ्वी विज्ञान। सो ऐसा नहीं है कि ये अभी फ्रेशली लॉन्च्ड स्कीम है, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। कुछ स्कीम्स इंडिपेंडेंटली ऐसे चल रहे थे, उन्हीं को क्या किया गया है कि मर्ज किया गया है इसमें। जैसे आपने पहले भी बहुत सारे स्कीम्स के बारे में पढ़ा होगा कि पहले बहुत सारे स्कीम्स फंक्शन कर रहे थे, उन्हीं को रीमॉडल करके, ठीक है, उन्हीं को रीफ्रेम करके और दूसरे स्कीम के नेम के अंडर इसको लॉन्च किया जाता है। तो लाइकवाइज अगर आप इस स्कीम की बात करोगे, तो ये 5 जो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे अक्रॉस ओ स्मार्ट, पेसर, सेज और रीच आउट। और जो मैं बोल रहा था कि आपको डिटेल में कवर नहीं करना है, वो ये कि इन 5 पार्ट्स के अंडर भी बहुत सारे सब स्कीम्स हैं, लेकिन आपको उतने डिटेल तक नहीं जाना है। आप यहीं तक लाके बस इसको जरूर से याद रख लेना आप, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। जो जीए के क्वेश्चंस बनते हैं, तो अब क्योंकि डिटेल्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट पृथ्वी विज्ञान का पार्ट नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन इनके जो सब स्कीम्स हैं उसके बारे में पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर किस्मत बहुत ख़राब रही तभी वो डिटेल में जाएंगे इतना, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करके देखो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो उसमें किसी किसी कंपोनेंट में, जैसे ये कंपोनेंट बी है, इसके अंडर आपको बहुत सारे आई थिंक मोर देन 15 ऐसे स्कीम्स हैं। तो इतना याद कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा डिटेल में मत जाना। बस ये 5 नेम्स आप याद रख लो। एंड उसके भी पहले हम आते हैं कि स्कीम की नीड क्यों थी, ठीक है। अभी ये सारे कंपोनेंट्स अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, बट इनका पर्पस क्या है? ये पांचों स्कीम्स जो कंपोनेंट्स हैं, तो वो किस इशू को एड्रेस कर रहे हैं, ये सब हम देखेंगे। पहले एक बार हम फैक्ट्स पे एक बार फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं पहले, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो जीए में पूछे जा सकते हैं बहुत आराम से। वो ये है कि एक तो सबसे पहला कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की, ठीक है, अर्थ साइंसेज की है। और 15th फिनांस कमीशन, इसके ऊपर हम बहुत बार बात कर चुके हैं ऑलरेडी, कि जो 15th फिनांस कमीशन की साइकिल है वो है 21 से लेके 26 तक, 31 मार्च 2026 तक। और 16th फिनांस कमीशन को कौन हेड करेंगे, इसका भी आपको आइडिया लग चुका होगा अभी तक, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं।
सो 15th फिनांस कमीशन की जो साइकिल है वो एंड होने तक ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एंड उसके लिए जो टोटल आउटले यहाँ पे अप्रूव किया गया है दैट इज 4797 करोड़। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये जो 4797 करोड़ है ये वो अमाउंट नहीं है जो अब से आगे खर्च होने वाला है। ऑलरेडी ये 5 कंपोनेंट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो उसको भी इसी का पार्ट माना जाएगा। एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो खर्च होना है टिल 31 मार्च 2026। सो ये फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, इसको नोट्स में हाईलाइट कर लेना। ओके अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो 5 कंपोनेंट्स होते हैं अर्थ सिस्टम के, जिसको संस्कृत में पंचतत्व भी हम बोलते हैं, सो हर चीज़ को टच करने के लिए ये 5 कंपोनेंट्स अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे कुछ है जो अर्थ साइंसेज से रिलेटेड है, कुछ है जो हमारे मरीन साइंसेज है या फिर जो हमारे मरीन रिसोर्सेज हैं उन पे स्टडी करने के लिए बना है क्या? ओ स्मार्ट। इसी तरह जो पोलर साइंस है उसके लिए आप देखोगे यहाँ पे लिख रखा है पेसर, और उसके बाद सिस्मोलॉजी जो कि अर्थक्वेक इन सबसे रिलेटेड स्टडी करेगा उसके लिए है सेज, और फिर लास्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो है रीच आउट। तो ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स हैं बने हुए। टोटल आउटले आपको याद रखना है कि 4797 करोड़, और सिर्फ इसी स्कीम की नहीं, जो भी अभी रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम्स या मिशंस हैं तो उसका आपको टोटल आउटले याद रखना होगा, जैसे विश्वकर्मा का। ठीक है, उसी तरह आपको यहाँ पे पृथ्वी विज्ञान का भी याद रखना है। एंड अभी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, मैं सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि आप में से बहुतों को जीआईसी या फिर यूआईएसी का एग्ज़ाम देना होगा। उसमें जो जीए का कंपोनेंट है, हो सकता है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स में, तो लास्ट एग्ज़ाम में जो डिफ़िकल्टी लेवल रही होगी इस बार हो सकता है कि उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो यही वो डिटेल्ड फैक्ट्स हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं। सो आपको ये सब चीज़ें नोट डाउन करनी है और इसको रिवाइज करते रहना है बार बार। तो टोटल आउटले खास करके उन स्कीम्स का जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए हैं या फिर रिसेंटली कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल आया हो कि उनको फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा। सो ऐसे स्कीम्स में आपको टोटल आउटले, उसकी नोडल मिनिस्ट्री या फिर एजेंसी, अगर कोई नया कंपोनेंट ऐड हुआ है तो वो भी आपको याद होना चाहिए। ओके, इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव को हमने देख लिया। इसी से रिलेटेड है कि ये इंटीग्रेशन, ये जो 5 कंपोनेंट्स पहले इंडिपेंडेंटली इम्प्लीमेंट हो रहे थे, उनको इंटीग्रेट करने का पर्पस ये था कि जो हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम हो वो ऐसा हो कि रिसर्च बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही एडवांस तरीके से हो पाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम मरीन रिसोर्सेज की बात करें तो उनके स्टडी में अर्थ साइंसेज के कॉन्सेप्ट्स यूज़ में नहीं आते। ठीक है, तो अगर कोई एक सिंपल सी स्कीम होगी, एक सिंगल फ्रेमवर्क होगा, तो वहाँ पे मॉनिटरिंग एंड उसके बाद जो रिसर्च फॉलो होने वाला है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। इसीलिए इसको इंटीग्रेट किया गया है ताकि एफर्ट्स का जो रिजल्ट है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। सो ये इसका एम हो गया। अगेन मैं बोल देता हूँ, ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं इसके अंडर भी आपको बहुत सारे सब स्कीम्स मिलेंगे, उतना आपको कवर नहीं करना है। जैसे आपने सुना होगा न्यूज़ में कभी कभी डीप ओशन मिशन के बारे में। सो ये स्कीम्स जब भी न्यूज़ में आते हैं हम उनको अलग से कवर करेंगे, बट आपको एक जगह इन 5 कंपोनेंट्स के सब स्कीम को याद रखना जरूरी नहीं है, आप उसको मत देखना अभी। ओके, अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट, जो मैं बता रहा था आपको कि ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में बस आपको ये देखना रहेगा कि इनका पर्पस क्या है। ठीक है, और उससे ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो पहला कंपोनेंट है दैट इज अक्रॉस, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज। अब इसका जो फोकस है ये होने वाला है वेदर एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शंस पे। तो सबसे पहला कंपोनेंट अक्रॉस, उसका फोकस होगा वेदर एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शंस पे। अब जैसे वेदर की जो फॉरकास्ट आती है कि नेक्स्ट वीक में टेम्परेचर क्या रहेगा, नेक्स्ट वीक में रेनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये जो फैक्ट्स हैं ये तभी आ पाता है जब हमारे पास वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम बहुत ही एडवांस लेवल का हो। सो उससे रिलेटेड जो रिसर्च वर्क्स होंगे वो पहले कंपोनेंट में होंगे, यहाँ पे अक्रॉस में। जो सेकेंड कंपोनेंट है उसका, ये फोकस करेगा मरीन रिसोर्सेज पे और उसमें कैसे रिसर्च करनी है अच्छे से। सो जो मैं डीप ओशन मिशन का बता रहा था आपको वो इसी से रिलेटेड है। ओके, अब इसका थर्ड कंपोनेंट है
जो बात करेगा कि जो हमारे पोल्स हैं, अर्थ के 2 पोल्स हैं, उनकी स्टडी करने का काम थर्ड वाले कंपोनेंट में होगा। एंड अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की डॉक्यूमेंट देखो या ऑफिशियल साइट देखो, तो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि हम सिर्फ 2 पोल्स, जो कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये एक्चुअली मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, जिसके बारे में आपको बहुत डिटेल में जानना यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। बट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने बोला कि हम हिमालयन रीजन को भी थर्ड पोल कंसिडर करेंगे, मतलब कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के अलावा उनके लिए एक थर्ड पोल भी है, और ये है हिमालयन रीजन। अब हिमालय रीजन को थर्ड पोल ये इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज ये जो पोल्स होते हैं, सो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखो तो उसके वजह से काफ़ी कुछ ये बहुत टाइप के इम्पैक्ट्स डालते हैं वहाँ के वेदर पे, एंड वहाँ पे जो भी जियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उसको डिक्टेट करने में इन पोल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लाइकवाइज अगर आप हिमालयन रीजन को देखो तो हिमालय माउंटेन सीरीज़ की वजह से वहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत हद तक इम्पैक्ट होती है, इसलिए हिमालयन रीजन को थर्ड पोल की तरह कंसिडर किया जाता है। सो जीए में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल्स विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द थर्ड पोल एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, वहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए क्या, हिमालयन रीजन या फिर हिमालय। सो यहाँ पे आप देखो आर्कटिक, अंटार्कटिक एंड हिमालय, तो एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, और फिर उसके बाद हिमालय है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो थर्ड कंपोनेंट है, अब वो मैंने बता दिया कि अर्थ के पोल्स के बारे में स्टडी करेगा। फोर्थ है यहाँ पे जो अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, मतलब इससे रिलेटेड जो अर्थक्वेक्स होते हैं उससे रिलेटेड स्टडीज़ जो होंगी वो होंगी फोर्थ वाले कंपोनेंट में, सेज में। लास्ट है यहाँ पे रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच, जिसको रीच आउट भी बोला जाता है। सो अब यहाँ पे जो काम होगा वो ये होगा कि जो इंटीग्रेटेड साइंसेज हैं उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस वे में हो ताकि वो एट लार्ज सोसाइटी को बेनिफिट करे। तो इसका फोकस किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे नहीं है, ये ओवरऑल बात कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। ओके, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, उनका काम ये होता है कि वो कैसे साइंस से सर्विस फॉर सोसाइटी, इसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाए, मतलब साइंस को यूज़ करके कैसे जो सोसाइटल सर्विसेज होती हैं उसको कैसे इन्हांस किया जाए। सो ये आपके एस्से का टॉपिक बहुत अच्छे से बन सकता है। इनफैक्ट इसी कीवर्ड को यूज़ करके आप ट्राई करो एस्से लिखने का। अब ये सोसाइटी फॉर सर्विसेज, इसकी मीनिंग क्या है, किस किस टाइप से सर्विसेज हो सकती हैं सोसाइटी की साइंस को यूज़ करके। तो अब जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेदर फॉरकास्ट की, अब रेनफॉल का अमाउंट क्या हो सकता है या रेनफॉल की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, या फिर आज से कितने दिन बाद रेनफॉल होने के चांसेस हैं। जो वेदर फॉरकास्ट आती है तो उसमें ये बताया जाता है कि आज से इतने दिन बाद बारिश हो सकती है। अब इस न्यूज़ से लोगों की लाइफ पे, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपको पता है कि इंडिया मेजरली एक रूरल कंट्री है जहाँ पे अराउंड 65% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, एंड जिनका मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। सो ऐसे केस में जब बहुत सारे फार्मर्स हो हमारे पास, एंड ये फार्मर्स ऐसे हैं जो मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल हैं, मीनिंग दैट दे हैव लैंड होल्डिंग ऑफ लेस दैन 2 हेक्टेयर्स। सो इतने कम फार्म लैंड होने के बाद एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि उनकी फिनेंशियल कैपेसिटी इतनी नहीं होगी कि वो बहुत एडवांस्ड मशीनरीज यूज़ कर पाएँ, वो चाहे इरिगेशन के लिए हो या फिर हो सकता है हार्वेस्टिंग के लिए हो, तो उनके पास बहुत एडवांस्ड मशीन्स अवेलेबल नहीं होते, तो ये सारे काम उनको मैनुअली करने पड़ते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे इम्प्लीकेशन ये होगा कि अगर उनको पता होगा कि कितने दिन बाद बारिश होने वाली है, तो वो अपने एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़ को उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन के साथ अपने एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे उनका काम काफ़ी आसान हो जाता है। अब जैसे अगर पता हो, मान लो कि जो क्रॉप्स हैं तो वो ऑलमोस्ट अपने एंड स्टेज पे हैं, अब उनको हार्वेस्ट किया जाना है, एंड अगर न्यूज़ आती है कि आज से 6 दिन बाद 7 दिन बाद बारिश होने वाली है, सो वैसे केस में वो अपने क्रॉप्स को जल्दी हार्वेस्ट कर पाएंगे, सो दैट बारिश आने के टाइम पे जो फार्म लैंड है वहाँ से सारे क्रॉप्स को रिप्लेस कर दिया जाए।
तो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो काफ़ी काम के होते हैं, खास करके रूरल एरियाज़ में, एंड जिसका वेदर फॉरकास्ट से डायरेक्ट लिंकेज है। एंड सिर्फ यही नहीं, अगर आप एग्रीकल्चर के अलावा भी देखो तो सोसाइटी को साइंस से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे आपने पीएम स्वामित्व स्कीम का नाम सुना होगा। सो इसमें होता क्या है कि लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन्ड रखने के लिए एक तो सबसे पहले मैपिंग करनी होगी, देखना होगा कि कौन सा लैंड पार्सल किस इंडिविजुअल को बिलोंग करता है, एंड वो लैंड पार्सल उसका जब रिकॉर्ड रखा जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी जियो टैगिंग जब तक नहीं होगी तब तक रिकॉर्ड्स अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। सो स्वामित्व में भी साइंसेस का बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे जल जीवन मिशन, जो कि आज ही आपने देखा था शुरू में कि आज के टॉपिक में से एक है वो जल जीवन मिशन। तो इसमें जो वाटर एसिड्स हैं या फिर जितने भी टाइप के एसिड्स बिल्ड किए जा रहे हैं अंडर दिस स्कीम जल जीवन मिशन, तो उनकी जियो टैगिंग भी होती है। जियो टैगिंग यहाँ पे इसलिए होती है ताकि आइडिया रहे गवर्नमेंट को कि एग्जैक्टली कौन सा एसेट है जो अभी वर्क कर रहा है सही से और किस किस एरिया में है। तो सपोज़ कि अगर हर एसेट की जियो टैगिंग हो जाती है तो आप इंडियन मैप पे बहुत अच्छे से वो देख पाएंगे कि किस स्टेट में और किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में जल जीवन मिशन की पेनिट्रेशन ज़्यादा है या फिर कम है। तो ऐसे ऐसे जियो टैगिंग का जहाँ भी यूज़ हो रहा है, जियो टैगिंग पॉसिबल इसीलिए हो पाती है कि हमारे पास बहुत अच्छा सैटेलाइट सिस्टम हो। बिना एक रॉबस्ट सैटेलाइट नेटवर्क के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए इसरो ने टाइम टू टाइम बहुत सारे अलग अलग सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। रीसैट है, कार्टोसैट है। तो साइंसेस का यूज़ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा होता है। जब भी इसरो किसी रॉकेट को लॉन्च करता है या फिर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करता है या फिर कोई अपना स्पेस का हमारी स्पेस रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो चाहे मून मिशन हो, वो चाहे अभी रिसेंटली हमारा सोलर मिशन था, तो ऐसी जब भी कोई एक्टिविटी होती है वेस्टर्न मीडिया में एक चीज़ हमेशा आपको देखने को मिलेगी कि वो ये बोलते हैं कि इंडिया विच इज़ अ वेरी पुअर कंट्री, हमारे पास पर कैपिटा इनकम हमारी काफ़ी कम है, लेकिन इसके बाद भी हम अपना स्पेस प्रोग्राम चला रहे हैं। तो इस बात को लेकर हमारी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है। लेकिन आप इसको अगर दूसरे एंगल से सोचो तो उसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि जब तक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने का जो प्रोसेस है वो स्लो ही रहेगा। अगर साइंस एंड टेक में बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो पाती है तो फिर लोगों के लाइफ को बहुत रैपिड वे में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे आपको पता है आधार के आने से कितना आसान हुआ है गवर्नमेंट के लिए, खास करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करें हम तो आधार के आने के पहले जो बेनिफिट्स डिसबर्स किए जाते थे उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब सरकार को पता है कि जिसका अकाउंट नंबर है उसके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे कैसे पहुंचाने हैं। सो ये सब फायदे होते हैं अगर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट बहुत अच्छे से हो। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो स्पेस सेक्टर से रिलेटेड है। वो अलग बात है कि हमें डायरेक्टली वो दिखता नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर जिसमें कि माना जाता है कि टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन बाकी सेक्टर्स के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन अगर एक अच्छा वेदर फॉरकास्ट सिस्टम हो तो इससे कितनी आसान हो जाती हैं चीज़ें, ये मैंने अभी आपको समझाया एग्जाम्पल देके, राइट। तो इसलिए इस टाइप के स्कीम्स में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए डीप ओशन मिशन हो या फिर अभी जैसे पृथ्वी विज्ञान हो गया, तो एक होलिस्टिक यहाँ पे कवरेज, एक होलिस्टिक इंटीग्रेशन ये करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे रिसोर्सेज वो अच्छे से यूज़ हो पाए। क्योंकि R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा बजट एलोकेशन नहीं होता और धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा रहा है। सो इसलिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। बट जीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ESI में देखो तो ESI में इसका डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए फेज़ 2 में इसके आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जीए में आपसे पूछा जा सकता है एंड उसमें भी लिमिट है जो मैंने बताया आपको कि आप इतना ही करो, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। इसमें आपको बताना है कि जो 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसमें कितने करेक्ट हैं, ठीक है। सबसे पहला है इट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द 15th फिनांस कमीशन साइकिल। नेक्स्ट है इट हैज़ 5 ब्रॉड कंपोनेंट्स, टोटल आउटले फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम इज 4797 करोड़
एंड इन द एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 4 स्टेटमेंट्स में आपको बताने हैं कितने करेक्ट हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, ये सही है। मैंने आपको बताया कि जो 15th फिनांस कमीशन साइकिल है दैट इज 2021 से 26 तक, सो इतने टाइम के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड मोस्ट लाइकली ये बाद के लिए भी कंटिन्यू हो जाता है, मतलब हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जो जिस पर्पस के लिए लॉन्च किए जाते हैं वो पर्पस मीट नहीं हो पाता, या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि इसको भी और आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। सो ये स्कीम भी ऐसी है क्योंकि ये अभी लॉन्च हुई है। लॉन्च से मेरा मतलब है कि जो 5 अलग अलग कंपोनेंट्स इसके इंप्लीमेंट किए जा रहे थे उनको इंटीग्रेट किया गया है एंड अभी ये ईयर स्टार्ट हो चुका है 2024। सो ऑब्वियस ही बात है कि 2 साल में ये इंटीग्रेशन अपना पूरा पर्पस सर्व नहीं करेगा, तो मोस्ट लाइकली ये कंटिन्यू होगा। बट आपके एग्ज़ाम के लिए आप बस ये फैक्ट याद रखना कि 15th फिनांस कमीशन साइकिल तक के लिए ये अप्रूव हुआ है अभी के लिए। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सेकेंड है, इट हैज़ 5 ब्रॉड कंपोनेंट्स। अब अगर आप देखो तो ये 5 कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है, द टोटल आउटले फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम इज 4797 करोड़, ये भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट है, इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पार्ट गलत है। मिनिस्ट्री के नाम में आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि सिमिलर नेम्स लगते हैं वैसे। यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब ये दोनों मिनिस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं किरण रिजिजू, जो कि पहले लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। बट अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखें तो ये मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर आता है। अभी इसके मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने ये मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक ये अपने पास रखी है। और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो है जितेंद्र सिंह। तो आप पीआईबी में उनके बहुत सारे कमेंट्स देखते होंगे टाइम टू टाइम। एंड सिर्फ साइंस एंड टेक नहीं, वो बहुत सारी और भी मिनिस्ट्रीज़ का जो स्टेट रोल है, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं एक, तो वो रोल उनके पास बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के लिए है। उसमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर हम बात करेंगे पृथ्वी विज्ञान की, तो उसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसलिए 4th वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। ये 3 सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 3, ऑप्शन नंबर 4। लाइकवाइज आप आगे देखोगे तो जल जीवन मिशन के ऊपर एक क्वेश्चन है, ये आप खुद से अटेम्प्ट करो क्योंकि हम इसको बहुत बार कवर कर चुके हैं। अब इसमें आपको कवर क्या क्या करना है, तो एक तो पहले जो टोटल रूरल हाउस होल्ड्स हैं आप उसका नंबर देख लेना कि जब स्कीम लॉन्च की गई थी तो उस समय कितने टोटल रूरल हाउस होल्ड्स थे जहां पे टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना था। तो इसका नंबर कि कितना है। अच्छा, अभी जो न्यूज़ में था वो इसलिए कि अराउंड 14 करोड़ हाउस होल्ड्स में टैप वाटर सप्लाई पहुंचाई जा चुकी है। सो एग्ज़ाम के पहले हो सकता है कोई और डेटा आ जाए, हो सकता है कि ये 75% हो जाए या हो सकता है 80% हो जाए। सो क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कितने परसेंटेज हाउस होल्ड्स में टैप वाटर सप्लाई पहुँचाई जा चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो आपको रीड करना है कि इस मिशन का टारगेट क्या है। इसके फीचर्स, अब ये जो फीचर्स हैं इसी से आप रिलेट करके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पानी समितिज, तो ये पानी समिति क्या है ये आपको इसके फीचर्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो भी स्कीम डिस्कस करेंगे वो किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए आया हो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए आया हो, या हो सकता है कि हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, विमेन इशू से रिलेटेड हो। तो सबके लिए आप एक बार जरूर से देखना कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो उससे लिंक्ड है, क्योंकि इस बार नाबार्ड के पेपर में एसडीजी पे क्वेश्चन आ चुका है एंड ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम में ये अब तक पूछा जा चुका है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज आप मत होना कि अगर आपके एग्जाम में इससे ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए। तो अगर हम बात कर रहे हैं सेफ वाटर, सेफ एंड अफोर्डेबल वाटर, सो ये किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक्ड है, एसोसिएटेड है, वो आपको चेक करना है।
एंड ये चीज़ आपको हर स्कीम के लिए चेक करनी है। ओके, नेक्स्ट है इसमें पीएम विश्वकर्मा। ये हम बहुत बार कवर कर चुके हैं और बहुत डिटेल में हमने इसको किया है। सो आई थिंक ये आपको अच्छे से आता होगा, तो आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, देखना आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं। अच्छा, उसके बाद है श्रेयस स्कीम। इस स्कीम में आप एक बार समझ लेना कि ये ओबीसी के लिए अलग है एंड एससी के लिए अलग है। सो ये दोनों स्कीम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। श्रेयस स्कीम फॉर एससी ये अलग है और ओबीसी के लिए अलग है। तो अभी जो आर्टिकल में आया है, आर्टिकल में ओबीसी के ऊपर था। सो ये आर्टिकल ओपन करके आपको पीडीएफ के एंड में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे देख लेना। जो भी रेलेवेंट वहाँ पे फैक्ट्स हैं वो आर्टिकल में ही दिए हुए हैं, आपको किसी और सोर्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। वो देख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आराम से हो जाएगा। फिर लास्ट में है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। अब मैंने इसका बताया शुरू में कि जो सेकेंड एस्टिमेट आने वाली है वो आएगी फरवरी में, 29 फेब को। सो यहाँ पे हम इसको डिटेल में देख लेंगे, बिकॉज अभी का जो डेटा है वो बहुत रॉ डेटा है। इसमें हो सकता है बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे सेकेंड एस्टिमेट आते आते, तो इसलिए अभी इसको करना सही नहीं है। नेक्स्ट कि आपको इससे रिलेटेड स्टैटिक चैप्टर रीड करना पड़ेगा पूरा। सो नेशनल इनकम कितने टाइप के होते हैं, जैसे अगर हम बात करें जीडीपी की, जीडीपी क्या है, उसके बाद एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, उसके बाद एनएनपी क्या है, और ये सारे जो नेशनल इनकम्स के टाइप हैं, तो इनको दो तरीके से कंपाइल किया जा सकता है। एक तो पहले मार्केट कॉस्ट पे या फिर करंट प्राइसेस पे, और दूसरा कांस्टेंट प्राइसेस पे। तो इसका जब तक आप स्टैटिक पार्ट रीड नहीं करोगे तब तक आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएंगी। इनफैक्ट अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें टाइम टू टाइम नेशनल इनकम के बारे में आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप जो भी कोर्स रेफ़र कर रहे हैं उसमें नेशनल इनकम चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। जैसे हमारे भी कोर्स में ईएसआई के अंडर आप देखोगे जो सेकेंड चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो उसमें नेशनल इनकम को काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है। सो जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा तब तक आप इस टाइप के आर्टिकल्स रीड करोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी, आप अच्छे से उसको समझ नहीं पाएंगे। बस आपको हो सकता है फैक्ट्स याद रहे, लेकिन डिटेल्ड एक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती जब तक आपके पास स्टैटिक नॉलेज नहीं है उसकी। सो पहले वो चैप्टर रीड करो, उसके बाद ये आर्टिकल्स देखना। ये आर्टिकल जो आज की लिंक है, आप उसको ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे एक टेबल दिखाई देगा जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में लिखे हुए हैं। एक बार वो रीड करके समझने की कोशिश करो आप कि जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होती है वो करके देखो आप कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, और वहाँ पे बात की गई है कांस्टेंट प्राइसेस की, करंट प्राइसेस की, तो वो भी देख के समझो कि कौन किस वे में हम कंपाइल करें सो दैट ये मतलब इकोनॉमी की अच्छे से पोजीशन बता पाए। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, खुद से पूछने हैं, लेकिन पहले स्टैटिक चैप्टर पढ़ लेना है एक बार। उसके बाद इस आर्टिकल पे या न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स आ रही हैं इसके ऊपर, नेशनल इनकम के ऊपर, वो आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा। ऑलराइट, तो 5 क्वेश्चंस हो गए हमारे। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।